अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन उसको समझने से पहले आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने पढ़ रखा है, यूट्यूब पे अच्छे से कवर है, तो उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि उसमें हमने अजम्पशन क्या लिया था कि स्पेस और टाइम क्या होता है, आपका एब्सोल्यूट होता है। आप ये अजम्पशन देख सकते हो कि स्पेस और टाइम क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। टाइम का एब्सोल्यूट होना आपको पता है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो तरीके का ऑब्जर्वर है, एक है रेस्ट वाला ऑब्जर्वर, एक है मोशन में ऑब्जर्वर जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब जो टाइम इसके लिए होगा वही टाइम इसके लिए होगा। ठीक है, अब इन दोनों के लिए जो है टाइम सेम होगा। ऐसा नहीं इसके लिए टाइम हल्का हो जाएगा, इसके लिए टाइम जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों के लिए टाइम सेम का सेम रहेगा। अच्छा जी, लेकिन स्पेस का एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब इन दोनों के मोशन से या रेस्ट से ना स्पेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना कि एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने का मतलब सिंपली क्या है, अगर एक स्पेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके अंदर हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, लेकिन अगर स्पेस जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ें वो सारी की सारी एक्सपेंड होंगी। जैसे आप इस इमेज को देख सकते हो, अगर इस इमेज को मैं छोटा करता हूँ तो इसमें हर एक लेटर छोटा हो जाता है, लेकिन अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ तो इसका हर एक लेटर बड़ा होता जाएगा और वाजे होगा। ठीक है, इसका मैं यही इसका मतलब है कि स्पेस एब्सोल्यूट क्या, क्यों एब्सोल्यूट का मतलब क्या, कि ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना ये क्या कहते हैं एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, किसके लिहाज से, या तो इसके लिहाज से या तो इसके लिहाज से स्पेस सेम है, एब्सोल्यूट है जी। अभी इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि स्पेस एब्सोल्यूट है। अब देखो, अगर इस ये दोनों आप ए और बी पॉइंट्स को देख रहे हो ज़रा, इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो आप देख सकते हो ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो चुका है। लेकिन अगर स्पेस एक्सपेंड हो जाए तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्पेस यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर अगर मोशन वाला ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, वो अगर मोशन करते हुए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करेगा, कैसे मेजर करेगा ज़रा दिखाते हैं आपको। ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो जी। एक डिस्टेंस ये मेजर करेगा खुद से लेकर पॉइंट बी तक। ठीक है, जो कि बढ़ता रहेगा, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये भी डिस्टेंस इससे बढ़ेगा। और दूसरा ये डिस्टेंस मेजर करेगा पॉइंट ए से लेकर खुद तक। ठीक है, और इस बड़े वाले डिस्टेंस को, इस वाले डिस्टेंस को अगर ये इस वाले डिस्टेंस से माइनस करवाएगा तो उसको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा जी, तो ये हो गया मोशन वाले ऑब्जर्वर के लिए कि वो इन दोनों की लेंथ क्या मेजर करेगा। मान लो इसने इनकी लेंथ मेजर की जिसको हम एक्स डैश कहते हैं। ठीक है, और अभी रेस्ट वाले ऑब्जर्वर के लिए देख रहे हो, रेस्ट वाला ऑब्जर्वर भी वही तरीका करेगा, खुद से लेकर ए तक का डिस्टेंस, फिर खुद से लेकर बी तक का डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को आपस में माइनस करवा कर वो एक डिस्टेंस मेजर करा इन दोनों के बीच का, जो कि एक्स होगा। ठीक है, अब दोनों की अगर आप ऑब्जर्वेशन देखो, ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या अजम्पशन क्या है कि इसकी जो स्पीड है वो इज़ वेरी वेरी लेसर देन व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम इसकी स्पीड है। ठीक है, नॉर्मली जो अपनी स्पीड होती है, तो एक्स डैश और एक्स आपस में बराबर होगा। ठीक है, मतलब वो डिस्टेंस जो रेस्ट वाला ऑब्जर्वर मेजर करेगा और वो डिस्टेंस जो मोशन वाला ऑब्जर्वर मेजर करेगा वो दोनों सेम ही होंगे। और इसका ही मतलब है कि स्पेस एब्सोल्यूट है। अच्छा जी, अभी हम आ जाते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या कहते हैं वो चीज़ मैंने आपको क्यों कवर करवाई। सबसे पहली चीज़ कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन प्रॉब्लम से डील करती है जिसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन्वॉल्व हो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का सिंपल मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होनी चाहिए उस फ्रेम की। ठीक है, या उस ऑब्जेक्ट की। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो दो तरीक़ों से हो सकते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट ही स्टेशनरी हो, या तो वो ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा हो लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल मतलब फॉर एग्जांपल 5 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है तो 10 मीटर 2 सेकंड में कवर करेगा और 15 मीटर 3 सेकंड में कवर करेगा। तो वेलोसिटीज़ की क्या बनी, 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी थ्रू आउट दी जर्नी सेम ही होगी। ठीक है, इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आ जाते हैं। उसका पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। सारे इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स के लॉज सेम ही रहेंगे। ठीक है, फिजिक्स के बहुत सारे लॉ हैं, वो सारे के सारे हर इनर्शियल फ्रेम में सेम ही रहेंगे, अब वो चाहे स्टेशनरी हो या मूविंग हो। ठीक है, या मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
दूसरा वाला इसका स्टेटमेंट क्या है जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है अजीब आपको लग सकता है, कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। ठीक है, इन वैक्यूम वाला आप जो है क्या कहते हैं ऐड कर देना, क्योंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली इतनी अपन को दिखती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली बात ये नहीं है कि स्पीड ऑफ लाइट कुछ ये है। यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात है कि हर ऑब्जर्वर के लिए ये स्पीड ऑफ लाइट सेम ही होती है। अब वो ऑब्जर्वर चाहे मूव कर रहा हो, वो ऑब्जर्वर चाहे जो है क्या कहते हैं रेस्ट में हो। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ अच्छे से। हम्म देखो, इसका एग्जांपल क्या है, मान लो आपके पास एक ट्रेन है, एक डब्बा ले लो। अच्छा जी, अब उस ट्रेन के अंदर एक आदमी है। ठीक है, उस ट्रेन के अंदर एक आदमी है। अब ट्रेन की स्पीड मान लो मैं कह रहा हूँ कि ये है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये इसी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है ट्रेन के अंदर, और इसकी स्पीड मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो बाहर वाला अगर कोई ऑब्जर्वर होगा जो बाहर खड़ा हुआ होगा, जो रेस्ट पर होगा, कॉमन सेंस की बात है, तो उसके हिसाब से इसकी स्पीड क्या होगी? इसके हिसाब से कॉमन सेंस की बात है, इसको स्पीड दिखेगी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड इसको ऐड होते हुए दिखेगी। ठीक है, और इसके हिसाब से इसकी खुद की स्पीड इसको पता है कि 2 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, तो अभी यहाँ पर एक आप देख सकते हो कि अगर आप जो है ट्रेन के अंदर ही, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ट्रेन को आप एक फ्रेम भी कह सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और आप भी उसी के साथ उसी के डायरेक्शन में मूव करोगे, तो बाहर खड़े हुए इंसान को आपकी वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी ऐड होते हुए नजर आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है। अभी इस सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अब यही वाली ट्रेन आपके पास है, और इसके ऊपर हमने बंदा बिठा दिया। ऊपर बिठा दो या अंदर दिखा दो, बस इसको आगे नज़र आनी चाहिए जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। कि मान लो इसने लाइट छोड़ी। ठीक है, अब जो स्पीड, देखो अब कॉमन सेंस की बात है, ये इससे ट्रेन से है, चिपका हुआ है, और ट्रेन ज़ाहिर है इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और ये इसके साथ है, तो इसको कॉमन सेंस की बात है, इसको वेलोसिटी क्या दिखेगी? क्या कहते हैं, लाइट की स्पीड इसको क्या दिखेगी? सी दिखेगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 3 × 10⁸ ठीक है, इसको तो इसकी लाइट की स्पीड सेम ही दिखेगी। अब इसके हिसाब से कॉमन सेंस की बात है, अगर हम वो वाला सिनेरियो ही लें, तो इसके हिसाब से जो ट्रेन की स्पीड है और जो लाइट की स्पीड है वो दोनों ऐड होकर नज़र आनी चाहिए इसको। ठीक है, मतलब लाइट की स्पीड वही होनी चाहिए कि 3 × 10⁸ प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, इसको ये वाली वेलोसिटी दिखनी चाहिए। लेकिन इसको ऐसा नहीं दिखेगा, सही सुना, इसको ऐसा नहीं दिखेगा। उसकी वजह क्या है वो भी इस थ्योरी में आपको पता चल जाएगी। बताने का मतलब ये है कि भले कोई भी ऑब्जर्वर हो, चाहे वो ऑब्जर्वर इसकी तरह मूव कर रहा हो, चाहे वो ऑब्जर्वर इसकी तरह रेस्ट पर हो, दोनों केसेस में लाइट की वेलोसिटी, लाइट की स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइट की वेलोसिटी एज इट इज़, उसकी जो लाइट की स्पीड होगी वो एज इट इज़ सेम ही होगी दोनों के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट था अपना। तो ये कंफ्यूज करने वाला बात है, और इसी बात का रीज़न दिया है किसने? अपने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, अब आइंस्टाइन का आइडिया पढ़ लो कि भाई ऐसा क्यों है। अच्छा, हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि जो सी है वो हर जगह सेम है, ऑलवेज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, मूविंग और स्टेशनरी। ठीक है, हर ऑब्जर्वर के लिए लाइट की स्पीड सेम होगी वैक्यूम के अंदर। ठीक है, वैक्यूम के अंदर। अभी आइंस्टीन ने क्या आइडिया दिया अपना, वो ज़रा आप देख लें कि स्पेस एंड टाइम आर कनेक्टेड एंड बोथ एडजस्ट टू कीप सी कांस्टेंट। मतलब इस लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए स्पेस और टाइम को आपस में एडजस्ट होना पड़ता है। ठीक है, क्यों और कैसे एडजस्ट होते हैं? कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे बता दिया गया है कि स्पेस और टाइम आपस में कनेक्टेड है। ओके, जैसे दे आर बेसिकली द पार्ट्स ऑफ समथिंग। ठीक है, लेकिन वो चीज़ कहाँ पता चलेगी? जनरल रिलेटिविटी के अंदर, जो कि इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में कवर होगी।
जनरल रिलेटिविटी के अंदर आपको स्पेस टाइम के बारे में पता चलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा स्पेस और टाइम किस तरीके से कनेक्टेड है और दोनों को एडजस्ट होना पड़ता है। ये एडजस्ट वाला भी पॉइंट कवर करते हैं। एडजस्ट के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर आप पढ़ोगे टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो कि फॉर एग्जांपल आप एक इंसान हो और आप लाइट की स्पीड के कंपैरेटिवली मूव कर रहे हो, मतलब आपकी स्पीड लाइट की स्पीड से थोड़ी सी ही कम है, ठीक है। तो आपके लिए पता है टाइम स्लो हो जाएगा, और आपके लिए अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपके लिए जो पूरा स्पेस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मैंने मतलब समझाया, मतलब आपके लिए पूरा स्पेस छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बाहर वाला इंसान आपको देखेगा तो उसके लिए आप ही छोटे हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए टाइम जो है क्या कहते हैं इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो लाइट के लिए जो है वो टाइम क्या होता है, ज़ीरो, ऐसा मान लो, एग्जाम्पल है, ठीक है। कि अगर बाहर वाला इंसान आपको ये करते हुए देखेगा तो उसके लिए आप ही छोटे हो जाओगे, मतलब आपकी साइज़ एक फोटोन की जितनी भी हो सकती है। अब ये चीज़ें आगे चल के कवर करेंगे, अगर नहीं क्लियर होगी तो कोई बात नहीं, बस ये चीज़ जो मैंने अभी समझाई कि स्पेस और टाइम कनेक्टेड है और दोनों को एडजस्ट होना पड़ता है सी को कांस्टेंट रखने के लिए। अच्छा, अभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने कुछ इक्वेशंस देखी, एक की ऑब्जर्वेशन को दूसरी की ऑब्जर्वेशन से कंपेयर किया, ठीक है। लेकिन अब कॉमन सेंस की बात है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक अजम्पशन थी कि जो स्पीड हो वो बहुत ही ज़्यादा कम होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट से। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो कुछ ये नहीं है। यहाँ पर सिनेरियो क्या बनता है कि स्पीड जो है अगर अप्रोच कर रही है स्पीड ऑफ लाइट को, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी सी कम हो सकती है लेकिन इसकी तरफ बढ़ रही है, मतलब उसकी स्पीड इतनी बढ़ रही है कि वो स्पीड ऑफ लाइट तक पहुँच सकती है, तो फिर ये वाली इक्वेशंस तो इस्तेमाल नहीं होंगी ना, ठीक है। क्योंकि ये वाली इक्वेशंस वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस ही तब इस्तेमाल होती हैं जब स्पीड जो हो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम हो, लेकिन यहाँ पर वो सिनेरियो ही नहीं है, तो इक्वेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशंस को मॉडिफाई करने के लिए हमें बस एक फैक्टर को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, और वो फैक्टर ये है। अब ये डेरिवेशन से आता है, हमारी बुक में इतनी डेरिवेशन नहीं है, बस आपको ये चीज़ ध्यान में हो कि हमने इक्वेशंस को मॉडिफाई करने के लिए ये वाला जो है ये वाला जो साइन है जिसको आप लॉरेंस फैक्टर भी कहते हो ये ऐड किया है, ठीक है। अब इसमें टी क्या है, टाइम एट विच द इवेंट हैपन, ठीक है। कोई भी इवेंट है फॉर एग्जांपल, या पंछी का उड़ना, कहीं पर धमाका होना, वो टाइम जिस पर वो इवेंट हैपन हुआ है, ठीक है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। और ये जो गामा की तरह जो आपको साइन दिख रहा है, इसको ये क्या है, बेसिकली फैक्टर डेट एडजस्ट फॉर हाई स्पीड इफेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप हाई स्पीड से मूव करोगे तो टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी इफेक्ट्स को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, स्पेस और टाइम वाले इफेक्ट्स को क्या कहते हैं एडजस्ट करने के लिए आपको ये वाला जो फैक्टर है वो इक्वेशंस के अंदर लाना पड़ेगा, जो कि आप डेरिवेशन से ही लाओगे। तो जो आपकी एक्स डैश वाली इक्वेशन थी वो कुछ ये बन चुकी है, और जो आपकी वहाँ पर क्या था, ये जो टी डैश था वो टी के बराबर ही था, ठीक है, मतलब टाइम एब्सोल्यूट था। लेकिन यहाँ पर आप देखो टाइम एब्सोल्यूट तो है ही नहीं, एक का टाइम दूसरे के टाइम से क्या कहते हैं कम नज़र आ रहा है, ये कम ही है ना, ज़ाहिर है, एक का टाइम दूसरे के टाइम से कम नज़र आ रहा है। और ये भी आप ये जो इक्वेशन है टाइम डायलेशन के अंदर आप ये सारी चीज़ें समझ लोगे। फिलहाल इक्वेशन जहन में रखनी है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। हाँ अब ये इक्वेशंस बेसिकली आपको बता दी क्या है, ठीक है, बता दी क्या है कि स्पेस एंड टाइम चेंजेस व्हेन वी अप्रोचेस टू सी, वही चीज़ जो मैंने की कि स्पेस और टाइम आपस में चेंज होते हैं या कहो एडजस्ट होते हैं जब वी अप्रोचेस टू सी, उसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया। Space changes means different observers with different speeds measure range of the same object which is different from each other। ये वाली लाइन है मैंने लिखी, समझा देता हूँ उसको आसान करके जी। कि अगर आप ये देख रहे हो ना कि अगर इस बंदे को, ये मान लो इस बंदे को ये जो आपको केस दिख रहा है सारा, ये कब था, जब स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन अभी अगर आप एक एग्जांपल ले लो कि इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन लाइट तक ही पहुंच रही है, अब तकरीबन लाइट जितनी है ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना वर्ल्ड को, तो स्पेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा, मतलब स्पेस छोटा हो चुका होगा। ये खुद छोटा नहीं होगा, स्पेस छोटा होगा, ठीक है। इस इमेज में तो ये खुद भी छोटा हो रहा है, नहीं खुद छोटा नहीं होगा, सिर्फ स्पेस छोटा होगा। और देख रहे हो जब स्पेस छोटा होगा तो ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी उसको कम ही नज़र आएगा। मतलब इस केस में क्या होगा, जब इसकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी
तो ये जो डिस्टेंस मेजर करेगा वो बहुत कम होगा कंपैरेटिवली जो डिस्टेंस ये मेजर करेगा इन दोनों के बीच में से। ठीक है, यही चीज़ का बताने की कोशिश करेंगे ये सारी इक्वेशंस। ठीक है, अभी एक चीज़ यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि ये क्या कहते हैं कि लेंथ एक्चुअली चेंजेस स्पेस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन वी अप्रोचेस टू सी। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पता लेंथ कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो रही हो, हमारा सिर्फ ऑब्जर्वेशन ऐसा हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हो तो एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज़ प्रूवन है कि वाकई स्पेस कॉन्ट्रैक्ट होता है और लेंथ डिफरेंट मेजर होती ही है। तो ये सच है जी, ये सच है। अभी लॉरेंस फैक्टर के ऊपर, लॉरेंस फैक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाई स्पीड के लिए हमें ये इक्वेशन में फैक्टर लाना पड़ता है। अब कोई आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू आपको ऐसे मिलती है कि आपको एक ऑब्जेक्ट की स्पीड गिवन हो, उसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो, सारा सॉल्व करके ले आओ। ठीक है, अब लॉरेंस फैक्टर को किसी और तरीके से भी लिखा जाता है, लेकिन वो आगे चल के बता रहे हैं आपको। अच्छा जी, अब आखिरी चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव टू ऑब्जर्वर्स स्पीड व्हेन वी अप्रोचेस टू सी। ठीक है, मतलब स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट है ही नहीं एक्चुअल में। अगर आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने माना कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट है, लेकिन कब? जब स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बहुत ज़्यादा कम हो। लेकिन जब स्पीड व्हेन वी अप्रोचेस टू सी, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि स्पेस और टाइम आपस में रिलेटिव है। मतलब सॉरी, स्पेस और टाइम जो है कनेक्टेड हैं, और किसके रिलेटिव हैं, मतलब किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड उस चीज़ पे करते हैं कि ऑब्जर्वर की स्पीड क्या है, मतलब आप कितनी स्पीड से मूव कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हो तो स्पेस और टाइम उस तरीके से एडजस्ट होंगे। ज़्यादा स्पीड से मूव होना मतलब स्पेस का ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना, और ज़्यादा स्पीड से मूव होना इसका मतलब टाइम का उतना ही आपके लिए स्लो हो जाना, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एस टी आर में।